करते हैं अभी। आज का जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कल हमने जो पढ़ा था उस पर पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा कंप्लीट। ठीक है ना। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उस पर पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग आज के टॉपिक पे आएंगे। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा क्या, आज का टॉपिक रहेगा ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह जो है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो तैयार रहो। कल तक जो पढ़ा है उसमें डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था कल, उसको आज कंप्लीट भी करना है हम लोगों को। उसको आज हम लोगों को कंप्लीट भी करना है। ठीक है। और अभी हम लोग जो पढ़ने जाने वाले हैं उसमें पहले 5 मिनट के अंदर 10 12 15 क्वेश्चन करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने अभी आ रहा है, आप लोग पोल पे आंसर करें। विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट वॉज। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मैं ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ से सिर्फ 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा। 15 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट देना है भाई। इन विच ईयर वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड? किस ईयर में, में भारतीय रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो पास किया गया था? बताओ जल्दी से। कौन सा ऐसा ईयर था जिस ईयर में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। पहले 5 मिनट 10 मिनट क्वेश्चन करेंगे कल जो पढ़ाया था उसी से रिलेटेड। उसके बाद आज के टॉपिक पे हम लोग आएंगे। तो करण मिश्रा जी करेक्ट, सुदीप नंदी वेरी गुड, अनुराग जी बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर रॉन्ग ही किया है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं 33% स्टूडेंट है जिनका आंसर करेक्ट है। ओनली 33% है। उज्जवल का आंसर भी सही है। तो बेटा नहीं, 43% बच्चों का सही है। फाइनल जो आंसर है आपका 43% या 44 भी कह सकते हैं क्योंकि पॉइंट में आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 1773। पढ़ा तो था बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पास बाई कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट एट द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। कल बात की थी ना, एट द टाइम ऑफ जहन, एट द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। उस टाइम पर इंडिया में जो गवर्नर जनरल था बंगाल का उसके टाइम पर हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और कहता है थ्रू विच एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होना चाहिए। किसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया गया या बना दिया गया? कौन सा अधिनियम था? जो कल पढ़ा था उसी से है। हम लोग डेली इस तरह से करेंगे कि हम लोग 5-10 क्वेश्चन डेली सॉल्व किया करेंगे। जो आज पढ़ के जाएंगे उसके बारे में कल जरूर बात करेंगे डेफिनेटली। ठीक है बच्चे। हाँ जी। तो इसका भी करेक्ट आंसर, मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाया फिर भी आंसर सही जा रहा है। बहुत अच्छे अनुराग, वेरी गुड बेटा। जो भी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं वो क्लासेस रिकॉर्डेड जरूर देखना। तो इसका करेक्ट आंसर होता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773। पहला वाला ही आंसर इसका भी है, फर्स्ट आंसर है। याद है ना, पहले जो पहले होता था गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल अगर एग्जाम में पूछा जाता है हु वाज द लास्ट गवर्नर, आपको हिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे तो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? वही था जिसका नाम क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स। उसी के टाइम पर ये आया था। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मतलब ये तो बंगाल का अंतिम गवर्नर है। और अगर आता है क्लास ली आज ही कोर्स लिया, कोई दिक्कत नहीं हेमंत, कोशिश करो बेटा, फिर भी ट्राई करो। जो भी होता है ये अच्छी बात है, फिर भी कुछ ना कुछ तो सही होगा। और यही वाला है आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आता है, किस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन को समाप्त किया? विच एक्ट एबॉलिश द कंपनी रूल इन इंडिया? बताइए जल्दी से। कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके थ्रू कंपनी अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया था? कंपनी का जो अधिनियम था या कंपनी का जो रूल था वो एंड कर दिया गया था। बताएं जल्दी से। अरे पोल कहाँ चला गया? पोल आ रहा है ना? हाँ पोल आ रहा है भाई, बताएं जल्दी जल्दी।
क्या होना चाहिए बेटा आंसर? इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है बेटा कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अरे वाह, ये मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर इसका सही है। मैक्सिमम स्टूडेंट है जिनका आंसर सही है, 58% स्टूडेंट है जिनका आंसर सही है। मतलब इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ आफ्टर आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ कौन सा? 1857, 1857 के विद्रोह के बाद। विच एक्ट डिड चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? अब ये वाला कौन सा एक्ट है, बताएं जल्दी से। सेम वही 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। कौन सा होना चाहिए आंसर इसमें? इसमें जो आपका आंसर है वो कौन सा होना चाहिए बेटा, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर कौन सा होता है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 73 या चार्टर एक्ट 1833 या 13 या कौन सा? जल्दी जल्दी बताइए। और पुरानी क्लासेस रिवाइज जरूर करते रहना बेटा, वरना भूल जाओगे सभी लोग। पुरानी जो क्लासेज हैं उनको जरूर जरूर रिवाइज करते रहना, वरना तो बहुत कुछ भूल जाएंगे। ठीक है। बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका जो आया भाई वो है आपका बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। चार्टर एक्ट 1833 वाला जो था उसके थ्रू किया गया था। फर्स्ट जो था क्वेश्चन आता है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड, अगर कहता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नाम भी बताया था मैंने आप लोगों को, कौन था? उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम था बेटा। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द। चलिए नेक्स्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास इन विच ऑफ द ईयर? बहुत आसान क्वेश्चन है, ओनली 10 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना है। ओनली 10 सेकंड। बताइए पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पास किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था? ये भी टाइम वॉरेन हेस्टिंग्स का ही हुआ करता था। पिट नाम का पीएम था। पिट वाज अ पीएम ऑफ ब्रिटेन। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर बच्चे? व्हाट इज द करंट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 1784, 1773, 1793, कौन सा? ये जो आंसर है भाई आपका लगभग लगभग 54, 55, 63, कितना 57% स्टूडेंट हैं जिनका आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर भी काफी कुछ अच्छे जा रहे हो आप लोग, वेरी गुड। तो इसका आंसर होता है 1784, 1784। इसके थ्रू एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, याद है ना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज क्रिएटेड बाय दिस, क्रिएटेड बाय दिस, क्रिएटेड बाय दिस मतलब है नियंत्रण बोर्ड की स्थापना इसके थ्रू की गई थी। क्या की गई थी? नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी बेटा, इसके थ्रू नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन आता है आपका, भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होना चाहिए? ध्यान से सोचना और फिर आंसर करना। अंडर विच एक्ट वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड? जिसका पहला चीफ जज था एलिजा एम्पे, बताया था ना चीफ जस्टिस उसका क्या था? एलिजा एम्पे। इट वाज नॉट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय है, बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है, पूरे भारत के लिए नहीं है। नीरज ठाकुर जी का सही आंसर। नीरज ठाकुर जी करेक्ट आंसर है बच्चे। और भी कई सारे बच्चे हैं जिनका आंसर आपका सही आ रहा है। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे भाई? हैं, कहाँ इधर से उधर गायब हो जा रहे हो आप लोग? काफी सारे स्टूडेंट हैं जो गायब हो जाते हैं। नॉट गुड, नॉट गुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है भाई, ओनली 20% स्टूडेंट्स ने सही किया, यही है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773। और ये कब स्टेब्लिश किया गया था और कहाँ किया गया था? इन कैलकाटा, इन कैलकाटा। कब? 1774। सारे बच्चे बेटा ट्राई करो, 1774 में बनाया गया था ये। ठीक है,
नेक्स्ट आता है, किस अधिनियम के तहत भारत से कंपनी का पूर्ण एकाधिकार समाप्त किया? मैंने कल लिखा भी था ये वाला पॉइंट, तो बताएं जल्दी से। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आप लोगों के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट द कंप्लीट मोनोपोली ऑफ कंपनी ऑफ ट्रेड वाज एबॉलिश्ड? बताओ। जल्दी जल्दी बताइए, क्या इसका आंसर होना चाहिए करेक्ट? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो क्या होना चाहिए, बता दो मेरे को जल्दी से। अरे पोल नहीं आया, एक सेकंड फिर से देखते हैं। पोल नहीं आया, कहाँ गया भाई पोल? अभी आ गया। अब देखो, अब आ गया बेटा। कार्तिक, मनीष, अभी आ चुका है। अंडर विच एक्ट द कंप्लीट मोनोपोली ऑफ कंपनी फ्रॉम ट्रेड वाज एंडेड या एबॉलिश्ड? तो मनीष जी डी बोल रहे हैं, सार्थक डी बोल रहे हैं, पोल हाँ बेटा आ गया, थोड़ा सा लेट हो गया था आने में। रुद्रा जी करेक्ट, एंड सुदीप नंदी बहुत बढ़िया, सचिन शर्मा, नीरज ठाकुर, मैक्सिमम बच्चे सही करने की कोशिश कर रहे हैं। 52% स्टूडेंट है जिनका आंसर सही है। बाकी लोग भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एक बार दोबारा फिर से करना, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना कल वाली। आफ्टर दैट इसके बाद क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अलाउड द प्रमोशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया? बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या चार्टर एक्ट 1853, कौन सा वाला होगा जिसमें ईसाई मिशनरियों को अपना रिलीजियस आइडिया स्प्रेड करने का अधिकार दिया गया था? हम्म, क्या होना चाहिए बच्चे इसका आंसर? बताइए जल्दी से। इसका जो करेक्ट आंसर है भाई वो आपका बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने आंसर किया है कौन सा वाला, चार्टर एक्ट 1813, सेकंड चार्टर एक्ट था ये वाला। कौन सा एक्ट था? सेकंड चार्टर एक्ट था, द्वितीय चार्टर एक्ट था। नेक्स्ट, इलाहाबाद में आईसीएस के लिए पहली परीक्षा किस अधिनियम के तहत हुई? ये आज पढ़ाऊंगा। अंडर विच एक्ट वाज द फर्स्ट एग्जामिनेशन फॉर आईसीएस हेल्ड इन इलाहाबाद? हालांकि मैंने फिर भी आप लोगों को कल बता दिया था, मैंने फिर भी आप लोगों को कल बता दिया था। आंसर जल्दी से आप लोग कीजिए, क्या होना चाहिए? इलाहाबाद में पहली बार परीक्षा आयोजित की गई थी आईसीएस की, तो अंडर विच एक्ट वाज द फर्स्ट एग्जामिनेशन फॉर आईसीएस हेल्ड इन इलाहाबाद? 1909, 1919 कौन सा था, या अदर कोई था? और दो तीन क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस पर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो करेक्ट आंसर इसका जो होता है भाई वो आपका होता है 1919 वाला। ठीक है, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको को हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। आज ये पढ़ेंगे हम लोग, यहीं से स्टार्ट करेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और ये कब हुआ था? 1922 में फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था, फर्स्ट टाइम जो था वो एग्जाम हुआ था। ठीक है बेटा, आईसीएस का इंडिया में। उससे पहले ब्रिटेन में होता था। ये 1919 के एक्ट इसके अकॉर्डिंग हुआ कब था? 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909, हाँ ये हो गया। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को ब्रिटिश काल के निम्नलिखित में किस सुधार के नाम से जाना जाता है? द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म? ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, लास्ट यहीं पर हम लोगों ने छोड़ा था, यहीं तक हमने कंप्लीट किया था। बताएं जल्दी।
द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वॉज ऑल्सो नोन एज, क्वेश्चन ये बोल रहा है। अच्छा, ये तो सबको पता होगा ना कि आपका एग्जाम अब सितंबर में नहीं है, पहले सितंबर में होना था, नवंबर में चला गया, ये तो आपको सबको पता है, या किसी कोई अनभिज्ञ है इससे? बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसके मैक्सिमम बच्चों के आंसर इसमें सही हैं। 83% स्टूडेंट है जिनका आंसर करेक्ट है इसमें। तो आंसर आपका होता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसमें मॉर्ले हमने बात की थी सेक्रेटरी था, और जो मिंटो था वो हमने बात की थी कौन था, ही वॉज वाइसराय। नेक्स्ट है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मॉर्ले क्या था, अभी अभी बताया है, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, पता है ना, बहुत अच्छी बात है। तो 1909 was also known as Morley Minto reform, where Lord Morley was then क्या था, किस पोस्ट पे था, वाइसराय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, या चेयरमैन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दो बेटा। इसका जो आंसर है वो आपका क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर क्या है, पोल आया कि नहीं आया? अभी आएगा, अब आ गया होगा। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? एक दो क्वेश्चन और बचता है, उसके बाद में आज के टॉपिक पे आ जाएंगे हम लोग। अच्छे से पढ़ते रहना, लापरवाही मत करना, ये मत सोचना कि एग्जाम तो अब आगे चला गया, आराम से पढ़ेंगे, वो नहीं होना चाहिए। जो लोग अभी से मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होना है, किसी भी तरीके से टालना नहीं है किसी भी चीज़ को। तो भाई करेक्ट आंसर आपका जो होता है बेटा जी, वो आपका होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अभी तो बताया पीछे वाले उसमें, मॉर्ले जो है, मॉर्ले ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और मिंटो अगर कहता है तो मिंटो बेटा वायसराय की पोस्ट पे था, ये पोस्ट हुआ करती थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किसके नाम से भी जाना जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, बताएं जल्दी से। 10 सेकंड में आंसर करना है आप लोगों ने। एरो रिपोर्ट, मॉर्लेमेंटो रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, या रामजे मैकडोनाल्ड अवार्ड? इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम किस नाम से जानते हैं? बहुत अच्छे, वेरी गुड। कार्तिक सही, रुद्रा, उज्जवल, मोहित, रोहित, ध्रुव त्यागी, सचिन यादव, मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही है। आंसू जाट, बहुत बढ़िया बेटा। करेक्ट आंसर आपका सी है, बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें जो मॉन्टेग्यू है, इसके पास जो पोस्ट थी वो थी इस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट मतलब इंडिया, ठीक। और ये जो था चैम्सफोर्ड, चैम्सफोर्ड के पास जो पोस्ट हुआ करती थी वो होती थी वायसराय। जैसे मॉर्ले 1909 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और मिंटो था वायसराय, उसी टाइप से आप समझ सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्न में से किसे स्थापित किया? अभी इसको छोड़ सकते हैं, वैसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी हम टॉपिक पे आ जाते हैं, आज ये पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए बस समझ लो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सर्विस कमीशन, सब कुछ था, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ से। कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कहता है भाई, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, जिसका एक अदर नेम क्या था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। फिर कैबिनेट असेंबली वगैरह को भी पढ़ाएंगे, 2 एक्ट बचे हैं बस हमारे मेन। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, जिसमें मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जिसको जाना जाता है। मॉन्टेग्यू अभी अभी मैंने आपको बताया कौन सी पोस्ट पे है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, राज्य या भारत सचिव। क्या कहेंगे बेटा, सचिव कहते हैं, सचिव। और ये जो है आपका चैम्सफोर्ड, ये कौन था, वाइसराय ऑफ इंडिया, भारत का वाइसराय था। क्लियर, अब ध्यान से समझते रहना। इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद या उच्च सदन, जो आज की राज्यसभा होती है, तथा विधानसभा निम्न सदन वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। मतलब बाई कैमरल सिस्टम का मतलब होता है 2 हाउसेज। तो bicameral system was established under this act. The Central Legislative Council was replaced by bicameral legislature comprising State Council Upper House,
जस्ट लाइक राज्यसभा, जैसे आजकल क्या होती है, जैसे आजकल हमारी होती है राज्यसभा। एंड विधानसभा लोअर हाउस जस्ट लाइक आती है बेटा। नेहरू रिपोर्ट आपको हिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे, 1928 में आती है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, वो आपको हिस्ट्री वाले मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी आपको पढ़ा रहे होंगे वो पढ़ाएंगे। तो लोअर हाउस जो है बेटा वो आपका आता है विधानसभा, ये वाला जस्ट लाइक, जैसे आज आपकी क्या होती है, जस्ट लाइक लोकसभा, जस्ट लाइक लोकसभा। 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 सदस्य निर्वाचित होते थे और राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। द नंबर ऑफ मेंबर इन द काउंसिल ऑफ स्टेट वाज कितना, 60 विद 34 मेंबर इलेक्टेड। जब 34 इलेक्टेड मेंबर हैं तो अदर जो मेंबर थे इसके अंदर 26 मेंबर वो आपके होते थे नॉमिनेटेड, है ना। 26 कैसे होते थे, नॉमिनेटेड विदाउट इलेक्शन, मतलब नामित होते थे, नामित। नेक्स्ट इसके बाद में क्या आता है, केंद्रीय विधानसभा मतलब जो आज की लोकसभा है में सदस्यों की संख्या 145 थी, 145 निर्धारित की गई, जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत होते थे। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था, आज 5 वर्ष का होता है। तो द नंबर ऑफ मेंबर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज फिक्स at 145 with 108 elected member and 41 nominated. Its tenure was 3 years, 3 साल चलता था कार्यकाल। सदस्यों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। मेंबर वर टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली टू बी द डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे आज भी ऐसा होता है। निर्वाचन के लिए अर्हताएं, सांप्रदायिक समूह, सबको राइट नहीं था। सांप्रदायिक समूह का मतलब मुस्लिम को 1909 में मिल गया था, सिख, एंग्लो इंडियन, इनको आपका जो था वो बेटा कब मिल गया था, वो आपका 1919 के इसी एक्ट के थ्रू मिला था। एंग्लो इंडियन मतलब मुस्लिम को, यही तो सांप्रदायिक है, कल बात की थी ना कम्युनल अवार्ड। और सिख को भी दे दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, आंग्ल भारतीय, तो इनको मिला था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो एक तो बेस यही वाला था, कौन सा वाला था, एक तो यही वाला बेस था सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, इन तीनों को मिला था। निवास मतलब अगर आपके पास अपना कोई परमानेंट हाउस है उसके बेस पर वोट कर सकते हैं, या कोई संपत्ति है तो आप कर सकते हैं, या फिर आप एडुकेटेड हैं, या फिर आप क्या हैं, एजुकेटेड है। अगर आप शिक्षित हैं तो भी आप वोट कर सकते हैं। उस टाइम पे ये सिस्टम होता था। आम आदमी हमारे जैसा, आपके जैसा नॉर्मल हर इंसान को वोट करने का राइट नहीं होता था। फिर कहता है द्वैध शासन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आता है। इस एक्ट के द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्वैध शासन की पद्धति शुरू की गई। बाय दिस एक्ट 8 मेजर प्रोविंसेस, उस टाइम पे 8 बड़े बड़े राज्य थे। रॉलेट एक्ट बेटा वो भी आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री वाले। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, वो हिस्ट्री का पॉइंट है, वो मेरा पॉइंट नहीं है, ठीक है, वो हिस्ट्री वाले आपको पढ़ाएंगे। तो कॉल्ड गवर्नर्स, मैं तो बस उतना पढ़ाऊंगा आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री मेरे को मिला होता तो मैं पढ़ा देता फिर आपको। नोन एज द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, द सिस्टम ऑफ डायटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। डायटी मींस टू, डायटी मींस टू। अब क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नंबर 1 आरक्षित विषय, नंबर 2 हस्तांतरित विषय। यही है डायटी सिस्टम इन द प्रोविंसेस। तो रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या है भाई, जो आरक्षित विषय हैं वो क्या है, जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं आपके, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते थे, जिस पर क्या था, भू राजस्व। भू राजस्व का मतलब क्या होता है, लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस। वित्त, फाइनेंस, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज, है ना, या संसाधन, खनिज संसाधन, न्याय, पुलिस प्रशासन और उद्योग। दीज आर रिजर्व सब्जेक्ट। मतलब क्या कहता है, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, मिनरल्स, रिसोर्सेज, जस्टिस, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट हैं आपके, ये आते थे आरक्षित विषय। दूसरा वाला हस्तांतरित, जिसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहते थे, इसमें होता था शिक्षा, एजुकेशन, ठीक, लोक स्वास्थ्य मतलब पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, कृषि, उसके बाद मापतोल, मेजरमेंट, स्थानीय स्वायत्त शासन मतलब होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बोलते हैं इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे क्या होती है, जैसे आपकी होती है पंचायत, जैसे क्या होती है, पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। उसके बाद कंट्रोल ऑफ पुलिस एंटरटेनमेंट, पब्लिक एंटरटेनमेंट मतलब है मनोरंजन पर नियंत्रण, सार्वजनिक मनोरंजन। आबकारी होता है एक्साइज, जिसके अंदर आपका ड्रिंक वगैरह आता है, शराब लिकर्स वगैरह आती हैं वो। तो ये 2 सब्जेक्ट हो गए, 2 कैटेगरी हो गई। वन वाज ट्रांसफर्ड, सेकंड वाज रिजर्व्ड। दिस सिस्टम वाज नोन एज डायरेक्सी सिस्टम या डायरेक्सी सिस्टम। इसी को द्वैध शासन
प्रणाली कहते थे, 2 हाथों में। आरक्षित विषय जो होते थे कौन चलाता था? आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद के द्वारा करता था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता था। द रिजर्व सब्जेक्ट वर एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर थ्रू देयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वर एडमिनिस्टर्ड बाय इलेक्टेड मेंबर। सिंपल सा पॉइंट है। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। साथ ही पहली बार लोक लेखा और वित्त समिति का भी गठन हुआ। पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज फॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय दिस एक्ट। ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक अकाउंट एंड फाइनेंस कमेटी वॉज फॉर्म्ड। एक होता है सीएजी, सीएजी होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी इसी के थ्रू बनाया गया था। ठीक है। एक कमेटी होती है पीएसी, वो भी इसी के थ्रू बनाई गई थी। भाषाई आधार पर, ये वही वाला पॉइंट है लोक सेवा आयोग वाला जो भी मैं आपको बता रहा था। कौन सा वाला? कि 1922 में एग्जाम कराया गया था पहला का, किसका? आईसीएस का। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश मॉटफोर्ड रिपोर्ट 1918 में की गई थी। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए, ऐसा एक कमीशन बनाया था मॉडफोर्ड, उसी की रिपोर्ट दी थी। अब आता है नेक्स्ट बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो होता है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। मैक्सिमम चीजें इसी से कॉपी की गई हैं, मैक्सिमम पार्ट हमारा यहीं से कॉपी किया गया है। 1935 का शासन अधिनियम 1920 से 35 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था, जो भी कुछ इसमें हुआ। यह विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ, प्रस्तावना रहित, मतलब इसमें प्रस्तावना नहीं थी जो आजकल हमारी प्रियम्बल होती है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक इसी पर बेस्ड है। द गवर्नेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was result of the national movement from 1920 to 1935. ठीक। The bill was passed on 2nd of August 1935. This act British without preamble. This act was without preamble, ऐसे लिख देते हैं। It was the largest and most complex document in the history of the parliament. It had 14 sections, 10 appendix, 321 sections, 10 schedule. The present constitutional structure of India is largely which act abolished the Indian Council. कौन सा इंडियन काउंसिल? अभी तो पीछे लिखा था, अभी तो पीछे लिखा था, ये देखो, ये देखो, आपने ध्यान ही नहीं दिया इसका मतलब। तेरा केंद्रीय विधान परिषद, ये का स्थान इसने ले लिया, तो 1919 वाला एक्ट आएगा। द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय, ये है ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो यही इंडियन काउंसिल है। कार्तिक, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है इस अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि ब्रिटिश प्रांतों और संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान रखा गया, मतलब वो भी शामिल हो सकते हैं। द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ दिस एक्ट वॉज दैट अ प्रोविजन वॉज मेड to form an all India union of British provinces and Indian princely states ready to join the union. नेक्स्ट क्या कहता है? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई। कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन द प्रोविंसेस बाय एंडिंग द डायरेक्सी सिस्टम इन द प्रोविंसेस। लेकिन द्वैध शासन व्यवस्था बेटा अब आपके केंद्र में लागू कर दी गई। सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले गवर्नर जनरल के हाथों में और अन्य मामलों को गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। द सिस्टम ऑफ डायरेक्सी वाज इन नाउ इम्प्लीमेंटेड इन द सेंटर, जिसमें सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशन,
रिलीजियस मैटर किस में थे, सेंटर में थे, गवर्नर जनरल के अंडर में थे, और एंड कैबिनेट वाज अरेंज टू असिस्ट गवर्नर जनरल इन अदर मैटर्स। अब यहाँ पर पॉइंट कैसे आएगा, मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, तभी पता लगेगा आपको समझ पड़ा कि नहीं पड़ा। पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन लिखूंगा, 3 क्वेश्चन से चीजें क्लियर होंगी। पहला पॉइंट है, हमने यहाँ पर जो लिखा है उसी से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। DIARCHY system was introduced in the provinces by which act। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई, बताइए। और अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन दे देते हैं, चलिए। पहला ऑप्शन है 1909 का एक्ट था, मॉर्लेमेंटो वाला। दूसरा ऑप्शन है 1919 का एक्ट था, 1919। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो है 1935। और बेटा चौथा वाला जो ऑप्शन है, डी वाला जो ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा होना चाहिए? अगर ये सिंपल लिखा हुआ है आपका 1909, 1919, 1935, नन ऑफ दिस, बताएं क्या आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए विच। आंसर आएगा बेटा आपका करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, 1919। ध्यान देना है किस पर, इस वाले पॉइंट पर, प्रोविंसेस में, किसमें, प्रांतों में। तो करेक्ट आंसर आपको क्या, 1919। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट वाला पॉइंट। नेक्स्ट है, ध्यान से सुनेंगे फिर से, डायटी सिस्टम was abolished from the provinces and introduced in the center, द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों से समाप्त करके, कहां से, प्रांतों से समाप्त करके किसमें दी गई, केंद्र में। बहुत बढ़िया, केंद्र में स्थापित की गई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आंसर आपका क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, भारत शासन अधिनियम। क्लियर हो गया ना सारा पॉइंट, 1935। ठीक, यही आंसर है। वेरी गुड, बेहतरीन, शानदार। चलिए अब आते हैं वहीं वापस जहां पर हम लोग थे। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो क्या कहता है भाई, सिंपल सा पॉइंट है इसका, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल लंदन में जाके कर सकते थे। फेडरल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड अगेंस्ट विच अपील कुड बी मेड एट द प्रिवी काउंसिल। अब संघीय न्यायालय बनाया था 1937 में। अब समझो, मतलब एक बार फिर से चीजों को समझ लेते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट जो था वो आपका कैलकाटा में बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1774 में, बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया, बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, भारतीय रेगुलेटिंग अधिनियम द्वारा। दूसरा वाला है बेटा, इसी सुप्रीम कोर्ट, ये 74 से लेके 1937 के बीच में चलता रहा, ये वाला जो था इसका टाइम।
1937 में बना, इसी का नाम हो गया फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट, इसको फेडरल को फेडरल भी बोल सकते हैं, इसको आप संघीय न्यायालय भी कह सकते हैं, संघीय न्यायालय। बाय बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज on 28th of January 1950 Supreme Court of India was set up by the Constitution of India। क्लियर? तो वही पॉइंट हमारा यहाँ पर था, देख लेते हैं क्या कहता है। इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा मीन्स म्यांमार, और उड़ीसा तथा सिंध नाम के दो नए प्रांत बनाए गए। उड़ीसा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। उड़ीसा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। उड़ीसा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम बिहार। एंड क्या? सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। मतलब है उड़ीसा को बिहार से अलग किया एज ए न्यू स्टेट। बिहार से अलग किया, जबकि सिंध आज पाकिस्तान के पास है, जबकि सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अंडर दिस एक्ट, ये तो हो गया बर्मा वॉज सेपरेटेड, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार किया गया। कम्युनल इलेक्टेड सिस्टम वॉज फर्दर एक्सपेंडेड। प्रधानमंत्री और मंत्री, मिनिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार किया गया, जैसे आजकल पीएम का शब्द होता है। वर्ड्स लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब जो स्टेट होते थे, स्टेट के अंदर आज तो सीएम बोलते हैं, पहले पीएम होता था, उसका जो हेड होता था। चलिए, तो ये हमारे मेन एक्ट हैं बेटा। अभी हम एक एक्ट की और बात करेंगे, फिर आएंगे आगे की कहानी पर। यहाँ से ये वाला, हालांकि इसको बाद में भी देख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो थे वहीं से पढ़ते हैं। तो 1935 तक के जो मेन एक्ट हैं वो हैं, लेकिन इसके बाद एक एक्ट बस मैं और लिख दे रहा हूँ। वो एक्ट कौन सा वाला है, यहाँ पर अपने हाथ से मैं लिख देता हूँ। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। एक माउंट बेटन था, उसने एक प्लान दिया था, उसी प्लान के थ्रू ये पास हुआ था। ठीक है ना? जो माउंट बेटन प्लान था वही वाला आपका इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से पास किया गया था। तो वही पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम लोग? सिंपल लिखते हैं, बाय दिस एक्ट इंडिया एंड पाकिस्तान became independent नेशन। भारत एवं पाकिस्तान दो राष्ट्र स्वतंत्र हुए।
क्या हुए, स्वतंत्र हुए, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ माउंटबेटन प्लान, किसके अधीन, माउंटबेटन योजना के अधीन। बट ध्यान में आप क्या रखेंगे कि इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले एक कमीशन इंडिया में आया था जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया था। तो ये तो बेटा मेन आपके थे एक्ट, है ना। लेकिन अभी हम बात करेंगे भारत का जो संविधान है वो कैसे बनाया गया था, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं कि संविधान क्या है। देखिए सीधे सीधे पॉइंट्स की बात करते हैं। ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहीं से हमारा पॉइंट आता है किसके बारे में, संविधान सभा के बारे में। किसके बारे में आता है, संविधान सभा के बारे में क्वेश्चन होते हैं। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान का मीन्स क्या होता है, संविधान का मीन्स होता है सम मतलब अच्छा, विधान मीन्स लॉ। मतलब क्या होता है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच स्टेट, नेशन, कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड। मतलब राज्य, देश या संगठन को चलाने के लिए नियम, कानून या मौलिक सिद्धांत का जो सेट होता है, जो समूह होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। अब यह आएगा कैबिनेट मिशन। क्या कहता है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जबकि मोनाको का संविधान सबसे छोटा है। मोनाको बिस्किट वाला छोटा सा बिस्किट होता है। तो क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनाको इज द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मोनाको ऑप्शन में नहीं दिया है देन आप यूएसए टिक करेंगे, मोनाको एंड यूएसए। ये स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटे शॉर्टेस्ट है ये। भारतीय संविधान के निर्माण का अगर सिस्टम स्टार्ट करें तो एक तरफ तो ये एक्ट सारे के सारे आ रहे थे, एक तरफ क्या होता है बेटा कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। वर्ल्ड का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट थॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय अमेरिका एंड फ्रांस। भारत में संविधान सभा के विचार का दर्शन सर्वप्रथम तिलक के 1895 के स्वराज विधेयक में होता है। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने या जिसमें उन्होंने भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग की कांग्रेस के पुणे अधिवेशन में। पुणे मतलब महाराष्ट्र। तो इन इंडिया तिलक demanded rights for Indian in his Swaraj Bill of 1895, first demand of the Indian Constitution in the Pune session of INC. In 1922 कांग्रेस के गया अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार बनेगा। इन गया सेशन ऑफ आईएनसी, गया इन बिहार, गांधी जी, आईएनसी क्या कहते हैं, गांधी जी said that Indian Constitution will be constituted according to the Indians. 1924 में 1924 में वो पूना पैक्ट अलग है बेटा। वो पूना पैक्ट 1932 वाला है, वो अलग पॉइंट है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, वो अलग पॉइंट है, वो आपको हिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे। इन 1924 तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी। इन 1924 एमएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। औपचारिक रूप से मतलब अगर सही मायने में देखा जाए एंड मेन आइडिया की बात करें तो 1934 में संविधान सभा के लिए लिखित संविधान, लिखित का सर्वप्रथम नाम एम.एन. रॉय। So the Constituent Assembly, the idea of the Constituent Assembly of India was first proposed by M.N. Roy in 1934. Concept of written constitution for India. तो क्वेश्चन क्या है कि concept of written constitution of India was given by whom? M.N. Roy. नहीं, both are different. क्या कहता है इसका, इन 1930-39 जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के लिए कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, अडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर होगा। इट मींस क्या होगा, अडल्ट फ्रेंचाइजी मींस 18 years old person has right to vote at present, but before 1989 it was 21 years. अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने या सरकार ने, क्योंकि सरकार उस टाइम पर वही थी ब्रिटिश, सबसे पहले इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया सर्वप्रथम। पुनः क्रिप्स मिशन 1942 में। इट वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश इन 1940 इन ऑगस्ट ऑफर, अगेन इन 1942 इन क्रिप्स मिशन। अगर कहता है ब्रिटिश ने कब इसको अडॉप्ट किया, 1940 में फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम 1942। जुलाई 1946 में ये इंपॉर्टेंट है,
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इलेक्शन वाज हेल्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कैबिनेट मिशन क्या था बेटा? 1946 में इंडिया रीच किया। टोटल नंबर ऑफ मेंबर देयर वर 3 मेंबर्स। नंबर 1 फर्स्ट मेंबर वाज फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस, चेयरमैन, जो कि पोस्ट पे था भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेकंड वाज एवी अलेक्जेंडर, सेकंड मेंबर, नेवल मिनिस्टर था, नौसेना का मंत्री। थर्ड वाज स्टैफोर्ड क्रिप्स, चेयरमैन किसका था? बोर्ड ऑफ ट्रेड, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। 3 मेंबर्स किसमें थे? कैबिनेट मिशन में। ठीक है, यस यस कार्तिक। तो यही पॉइंट हमने यहाँ पर लिखे हैं जो अभी मैंने आपको समझाया। अब आता है नेक्स्ट इसके बाद में, ये 1946 ये भी हमने पढ़ लिया, ये उसी को दोबारा से मैंने लिख दिया है। यहाँ से बात करते हैं। ये आता है आपका संविधान की संरचना की। अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा हुआ है भाई? सीधा सीधा है, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नवंबर 1940 में सीएमपी के तहत कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जनसंख्या अनुपात के आधार पर सीटें आवंटित की गई थी। प्रांतीय प्रतिनिधित्व के मामले में एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्शन किया गया था। सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। आंशिक रूप से नामित किया गया था रियासतों के प्रमुखों के द्वारा और आंशिक रूप से निर्वाचित था। ठीक है ना? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर सीएमपी कैबिनेट मिशन प्लान। Seat allotted as per population proportion. Voting by method of the proportional representation means indirect election of the single transferable vote system, just like President of India. उसके बाद CA Constituent Assembly was partly nominated by head of the princely state and partly elected body in क्या है? British provinces. अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं भाई? चुने गए थे। महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे, मतलब मेंबर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। महात्मा गांधी वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर सेलेक्ट हुए थे 389। कितने थे? 389। किसमें? संविधान सभा के सदस्य। टोटल संविधान सभा के सदस्य जो थे वो कितने थे? वो थे बेटा संविधान सभा के सदस्य 389। कैसे आए थे? ब्रिटिश भारत के गवर्नर के प्रांत से 292 वहां से आए थे, मुख्य आयुक्त के प्रांत से 4 आए थे और रियासतों से 93 मेंबर थे। मतलब ब्रिटिश इंडिया गवर्नर, यस, इनडायरेक्ट इलेक्शन बेटा। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस 4 और प्रिंसली स्टेट से आपके 93 मेंबर थे। ठीक है ना? फर्स्ट मीटिंग हेल्ड ऑन 9 दिसंबर। एक बार और इसको देख लेते हैं, ये जो था ये वाला, इस पॉइंट को एक बार समझते हैं। कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड टू अपॉइंट, कैबिनेट मिशन recommended to appoint a constituent assembly to make the constitution of India and to appoint an interim government. कैबिनेट मिशन ने संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के निर्माण, गठन एवं अंतरिक्ष सरकार के गठन की मांग की या सिफारिश की। इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान जुलाई 1946। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए क्या हुए बेटा? चुनाव हुए। Member of the Constituent Assembly were elected indirectly by the member of Provincial Legislative Assembly. संविधान सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया था। टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो थी 389 मेंबर, जो अभी हमने बात की थी। उस टाइम की जो पॉपुलेशन थी, द पॉपुलेशन कितनी थी? 40 करोड़। उसी के अकॉर्डिंग 400 मेंबर डिसाइड करने थे, तो 40 करोड़ में से 389 मेंबर डिसाइड कर लिए, क्योंकि कुछ जगह पॉपुलेशन कम थी। एक एवरेज 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक मेंबर इलेक्ट हुआ था। अब ये कैसे आए थे 389? अभी जो हमने पीछे लिखा था और अच्छे से समझ लेते हैं उसको। 389 मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा क्या कहता है? 296 मेंबर थे इलेक्टेड, निर्वाचित। कितने थे? 296 मेंबर वर इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, जो पार्ट ब्रिटिश के अंडर में था। एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, मतलब देसी रियासत, मतलब राजा महाराजा। आपको याद होगा देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट। कितने थे? 565 प्रिंसली स्टेट से देसी रियासत थी, उनमें से 93 को मौका मिला। यहाँ पर 296 मेंबर जो थे वो थे फ्रॉम 11 प्रोविंसेस। इंडिया में इस टाइम पर 11 प्रांत थे और 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी मीन्स होता है दिल्ली, अजमेर से लेके मारवाड़ एक ही था, कुर्ग इन कर्नाटका एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान, बलूचिस्तान इन पाकिस्तान एट प्रेजेंट। तो यहाँ से 4 मेंबर आ गए। ये वाले जो 11 है, इस 11 में
आप देख सकते हैं, अगर कोई नाम बता सकता है, चलो मैं ही बता देता हूं, जैसे बॉम्बे, जैसे आपका बॉम्बे, सिंध नया वाला बना था, उसके बाद मद्रास, देन बंगाल, देन पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस एट प्रेजेंट नोन एज उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस, ये 11 की बात कर रहा हूं मैं, वहां से आए थे 292 मेंबर, संयुक्त प्रांत इसको बोलते थे, संयुक्त प्रांत। उसके बाद 7 नंबर आपका था सेंट्रल प्रोविंस एट प्रेजेंट नोन एज क्या, जम्मू कश्मीर, बेटा इस वाले में था, जम्मू कश्मीर इधर था, तो ये था मध्य प्रांत जिसे आज मध्य प्रदेश बोलते हैं। उसके बाद बिहार, देन उड़ीसा, बिहार के बाद कौन सा, उड़ीसा। उसके बाद असम, असोम जिसको कह सकते हैं आप लोग, असम या असोम। और एक और बचा भाई, कौन सा वाला बचा, 11th नंबर, हाँ मध्य प्रदेश ही हो गया, सेंट्रल प्रोविंस। एक स्टेट और बचा, देखते हैं कौन कौन सा लिखा हमने, बॉम्बे, सिंध, मद्रास, बंगाल, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, आफ्टर दैट सेंट्रल प्रोविंस। हाँ उसके बाद 11 था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो पाकिस्तान के पास है। तो ऐसे करके कितने थे टोटल मिला के, 11 स्टेट थे, उन 11 में से 292 मेंबर आए थे। आउट ऑफ 296 मेंबर सीट, इलेक्शन जब हुआ तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1208, 208 सीट थी, जिसमें डायरेक्टली 199 आईएनसी वाले थे, 9 सपोर्टेड बाय आईएनसी। 73 सीट्स मुस्लिम लीग पार्टी हुआ करती थी, उसके पास थी। अदर मेंबर वर 15, 8 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, 7 अदर थे, टोटल मिला के 15 हो गए। इसमें से लिखा है प्रत्येक सदस्य या एक सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या में से किया गया, ये 7.5 भी हो सकता है, कहीं ऑप्शन में अगर 10 नहीं लिखा मिलता है तो 7.5 लाख, 1 मेंबर पर 10 लाख पॉपुलेशन और 7.5 लाख पॉपुलेशन, 1 मेंबर। चुनाव सांप्रदायिक आधार पर किए गए थे, इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन कम्युनल बेसिस, मींस कम्युनिटीज में डिवाइड इंडिया को किया गया, कम्युनिटीज में। उत्तरांचल नहीं था बेटा, उत्तरांचल तो 2000 में बना है, उत्तरांचल तो नया वाला स्टेट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है भाई, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना बोथ वर नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं थे और महात्मा गांधी भी नहीं थे। जो कम्युनिटीज थी, कम्युनिटी अगर हम संप्रदाय के आधार पर देखें तो 3 थी, एक थी मुस्लिम जिसकी 79 सीट रिजर्व, सिख के लिए 4 सीट रिजर्व, अदर थे जनरल में, जनरल के लिए 213, अगर इसको टोटल करेंगे तो आपका आएगा 296 मेंबर जो इलेक्टेड वाली सीट है। कुल सदस्य 389, 292 प्लस 4 296 हो गए, 93 नॉमिनेटेड मेंबर हैं। इलेक्शन का जो रिजल्ट है, आईएनसी वाले 208, 73 मुस्लिम लीग, इंडिपेंडेंट 8, 7 अदर पार्टी से थे, कुल मिला के ये भी आपके कितने आएंगे 296। इनमें से विमेन कैंडिडेट, विमेन मेंबर 15, 15 महिलाएं थी। उसके अलावा अगर कहता है शेड्यूल्ड कास्ट, तो शेड्यूल्ड कास्ट की 26 सीटें जो इनको जनरल वाले में से मिली थी, और एसटी अनुसूचित जनजाति की 33 सीट इलेक्ट हुई थी, वो भी जनरल में से मिली थी, याद रखना ये रिजर्व सीट हो गई। क्लियर? नहीं बेटा, संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहते हैं, उत्तरांचल नहीं कहते हैं। रोहित जी, संयुक्त प्रांत जो था उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, ये लिखा तो है मैंने, ये वाला जो लिखा है, ये लिखा है संयुक्त प्रांत, यही तो यूपी है, मध्य प्रांत ये वाला आपका एमपी है। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया था, टोटल नंबर ऑफ कमेटीज वर 22। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी प्रारूप समिति, जो 29 अगस्त को अपॉइंट की गई थी आजादी के बाद। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी वाज ड्राफ्टिंग कमेटी विच वाज अपॉइंटेड ऑन 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति को मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर थे 7 इंक्लूडिंग चेयरमैन। नंबर 1 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके कौन है, चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला अदर मेंबर हैं। बी एल मित्र थे आफ्टर हिज रेजिग्नेशन एन माधव राव, मतलब बी एल मित्र ने कुछ दिन के बाद रेजिग्नेशन दे दिया, तो न्यू मेंबर वाज एन माधव राव। डीपी खेतान died in 1948, after that T कृष्णमाचारी was the new member। तो आपको याद करने पड़ेंगे 9 मेंबर। बट एग्जाम में अगर आता है, एग्जाम में अगर आता है हाउ मेनी मेंबर, हाउ मेनी मेंबर, हाउ मेनी मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स वर
इन दिस कमेटी, तो आप क्या टिक करेंगे, आप लोग 7 टिक करेंगे। कितने थे, 7 सदस्य थे, बट याद करने के लिए आपके पास कितने हो गए, 9 मेंबर, बिकॉज 1 was died, 1 replaced because 1 person was resigned। चलिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई है, सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इसमें सत्यनारायण सिन्हा साहब जो थे वो पहले चेयरमैन बने, इंटरिम अध्यक्ष कह सकते हैं, सीनियर मोस्ट मेंबर थे, इसीलिए उनको बनाया गया था। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया, फ्रांस से। ये जो कॉन्सेप्ट है टेकन फ्रॉम फ्रांस। कौन सा वाला, यही वाला कि सीनियर मोस्ट को बनाएंगे, फ्रांस से लिया। On 11 December 1946, Rajendra Prasad was elected as the permanent chairman of the Constituent Assembly। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, 11 दिसंबर को। इसी टाइम पर एच.सी. मुखर्जी was elected first vice chairman and वी.टी. कृष्णमाचारी सेकंड वाइस चेयरमैन। तो ये दोनों हो गए आपके सेकंड और फर्स्ट, 2 वाइस चेयरमैन हो गए। डॉक्टर बी.एन. राव was कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर और लीगल एडवाइजर। डॉक्टर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में चुना गया। ठीक है ना। इसके बाद आता है ये वाला पॉइंट, क्या है भाई, कहता है आपका नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा था कब, ऐतिहासिक प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पढ़ा गया था, संविधान सभा में पेश किया गया। इसमें संवैधानिक रचना के मूल तत्व और दर्शन शामिल थे। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को विधानसभा या संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। विधानसभा मतलब संविधान सभा। प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प का संशोधित संस्करण है। जवाहरलाल नेहरू मूव दिस हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन on 13 December 1946 in the assembly। it क्या है, contained in the fundamental and the philosophy of the constitutional structure। the resolution was adopted on 22nd of January 1947। देखिए, अगर कहता है who was the first chairman, first president, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर कहता है who was the second chairman और president, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट सिंपल बोलता है who was the president of constituent assembly, then डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the chairman of constituent assembly और president of constituent assembly, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, ये पॉइंट सिंपल सा है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन was introduced by पंडित J.L. नेहरू, ओनली नेहरू लिख सकते हैं आप, on 13 December 1946 which became the preamble of the Indian Constitution, which became the preamble of the Indian Constitution। तो मतलब क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित J.L. नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, वी द पीपल ऑफ इंडिया, या उद्देशिका बना। इसी में मेन हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारी प्रीएम्बल है, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। ये मैंने आपको 1947 का एक्ट बता ही दिया था। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ के बारे में। कहता है भाई, क्या कहता है, सिंपल सा पॉइंट आता है यहाँ पर कि भारतीय संघ एवं राज्यों में समक्ष शक्ति का स्रोत कौन है, जनता है। क्योंकि पहला शब्द लिखा है प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मेन सोर्स ऑफ पावर ऑफ द इंडियन यूनियन एंड स्टेट्स इज पब्लिक। एक
राइटर हुए हैं, एक फेमस पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं जिनका नाम है जी ऑस्टिन। उन्होंने लिखा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड फ्रॉम आईएनसी। तो इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रैंक एंथनी वाज एंग्लो इंडियन एंड पीएच मोदी वाज पर्शियन। संविधान सभा में फ्रैंक एंथनी आंग्ल भारतीय थे, जबकि पीएच मोदी पारसी समुदाय से थे, अलग अलग समुदाय से थे। बाकी मैंने आपको बताया था SC 26 थे, ST 33 थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड फ्रॉम ईस्टर्न बंगाल, बट आफ्टर पार्टीशन he participated again and elected from Pune seat of Bombay presidency because Eastern Bengal joined Pakistan। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन विभाजन के बाद वो पुनः बॉम्बे प्रेसिडेंसी की कौन सी वाली सीट से, पुणे सीट से फिर से इलेक्शन कराया गया, वहां से चुन के आए थे। मतलब इनको 2 बार इलेक्ट किया गया है, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट बिफोर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ईस्टर्न बंगाल एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पुणे सीट। नेक्स्ट क्या कहता है, ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 एक लॉ डे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। क्यों ऐसा होता है इसकी अभी हम बात करेंगे, इस पॉइंट के थ्रू पहले इसको समझेंगे। हमने जो पहला मीटिंग किया था बेटा, फर्स्ट मीटिंग, वो आपका कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज के अंदर काम हम लोगों ने क्या कर लिया अपना कंप्लीट। ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया था? कंप्लीट एंड फुल्ली अडॉप्ट ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। कंप्लीट होने में इतना टाइम लगा है। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, 26 ऑफ नवंबर 1949 को आपको हुआ था क्या? कंप्लीट। एंड 26 ऑफ जनवरी 1950 को आपको हुआ था एग्जीक्यूशन या फुल्ली अडॉप्शन। कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। ऑन 26 ऑफ नवंबर 1914 को क्या डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया? लॉ डे, कानून दिवस। इसी को कॉन्स्टिट्यूशन डे डिक्लेयर किया बाय द पीएम नरेंद्र मोदी इन 2015। हमारा संविधान हमारा कानून है, इसलिए कानून दिवस के रूप में इसको मनाते रहे हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अवर लॉ। That's why we celebrate 26 November as the Law Day, because on 26 of November 1949 it was completed and adopted some articles। Most important fact एक है 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस, बहुत आता है आजकल एग्जाम में। फर्स्ट टाइम इट वाज सेलिब्रेटेड इन 1915। On 11th of October 2015, PM Narendra Modi declared 26 November as the Constitution Day on the celebration of 125th birth anniversary of Father of Indian Constitution Dr. B.R. Ambedkar, who had chaired the drafting committee। बर्थ उनका होता है 14 अप्रैल को 1891 में उनका जन्म हुआ था। तो 26 नवंबर की तारीख को संविधान दिवस के रूप में 11 अक्टूबर 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित किया गया था, जो कि भारतीय संविधान के पिता या जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 125वें जन्मदिन में घोषित किया गया। ठीक है ना। और वो कौन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? अभी बात की थी हमने, चेयरमैन, अध्यक्ष किसके? प्रारूप समिति के। 26 नवंबर को एक डे और होता है नेशनल मिल्क डे, जिसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। तो नेशनल मिल्क डे 2014, ऑल द डेयरी ऑफ द कंट्री along with the Indian Dairy Association resolved to observe Dr. Kurian's birthday 26 नवंबर एज द नेशनल मिल्क डे। 2014 में देश की लगभग सभी डेयरी ने राष्ट्रीय डेयरी एसोसिएशन के साथ मिलकर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया। ठीक है। डॉक्टर कुरियन कौन थे? सर यहाँ तो लिखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, नहीं लिखा, दोबारा पढ़ो, फिर से पढ़ो कार्तिक भाई, फिर से पढ़ो। ये लिखा है हु चेयर्ड द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी है और हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्लियर करना ही पड़ेगा आपको। देखिए, फर्स्ट चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऑफ सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो नाम आएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा वाला है सेकंड और परमानेंट चेयरमैन और प्रेसिडेंट ऑफ सीए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको कुछ नहीं कहता
ओनली क्या कहता है, प्रेसिडेंट ऑफ सीए, तो अभी कौन होंगे, यही होंगे, बट चेयरमैन और प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी वाज अ कमेटी अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो नाम होगा ड्राफ्टिंग कमेटी वाला कौन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कार्तिक क्लियर, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब के बारे में हम बात कर रहे थे, वो कौन थे, वो थे जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड या मिल्क रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, उन्हीं के नाम पर 26 नवंबर को लॉ डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे और नेशनल मिल्क डे भी होता है। रिपब्लिक डे आपका 26 जनवरी 1950 को होता है, क्योंकि 26 जनवरी को ही हम लोगों ने पूरी तरीके से संविधान को लागू किया था। टाइम क्यों एक्सटेंड किया गया था, मतलब हमने 26 नवंबर को तो बना लिया, तो वहां से लेकर 26 जनवरी तक का टाइम हमने क्यों एक्सटेंड किया, उसके पीछे का रीजन था आईएनसी एक पार्टी थी जिसका फाउंडेशन 1885 में एओ ह्यूम ने किया था। आईएनसी वाज फाउंडेड इन 1885 बाय एओ ह्यूम इन बॉम्बे। कहाँ पर थी, बॉम्बे में। अब इसका सेशन हुआ करता था, एनुअल सेशन होता था, फर्स्ट बॉम्बे में हुआ था। लाहौर सेशन इन 1929 under the chairmanship of Jawaharlal Nehru on 26th of January was declared as the Independence Day, which was first time declared in 1930, क्या celebrated in 1930, और डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज्य इन दिस सेशन। ठीक है ना, तो बिफोर इंडिपेंडेंस वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, बिफोर इंडिपेंडेंस we celebrated Independence Day on 26th of January 1930. This was the reason to adopt the Constitution of India on 26 January 1950, मतलब in the memory of this date। ठीक है, तो यही रीजन था। अब हम बात करेंगे इसके आगे की कहानी की। ये तो हमने पढ़ ही लिया सारा का सारा। यस, इसको देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। एक पॉइंट है कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल समूह जो होता है, ग्रुप जो होता है, उसकी सदस्यता हमने ली थी। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज हमने अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी को ही भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है ना, तो क्या किया गया है, नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड 22 ऑफ जुलाई 1947, और मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949, अडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950, और राजेंद्र प्रसाद वॉज ऑल्सो डिक्लेयर एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 जनवरी 1950। अब ध्यान में रखेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ सेशंस और मीटिंग, कुल सत्र या बैठक 11 + 1, टोटल हो गया 12। 11 है अप टू कंप्लीट, जब तक कंप्लीट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये वाला है टोटल में ऑन 24 जनवरी 1950 व्हेन जनगणमन आपका क्या बना, नेशनल एंथम, एंड वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग। क्लियर, यही पॉइंट लिखा था हम लोगों ने।
टाइम मैंने बता ही दिया, 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज। कमेटीज ये हैं, इनके नाम बस आपको ऐसे याद रख लेने हैं। चेयरमैन के नाम यूनियन पावर कमेटी या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी या स्टेट कमेटी, जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी या स्टीयरिंग कमेटी, राजेंद्र प्रसाद जी चेयरमैन थे। ब्रैकेट में चेयरमैन का नाम लिखा है, तो चेयरमैन चेयरमैन याद रखना। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी आपके हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फंडामेंटल माइनॉरिटी ट्राइबल एंड एक्सक्लूडिंग एरियाज सरदार पटेल इसके चेयरमैन थे। ठीक है, ये हिंदी में आपकी लिखी हुई है यही सारी कमेटी। और ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये वाला अलग से मेंशन कर दिया गया है। अभी जो हमने पीछे पढ़ा था ना, कौन सा वाला, जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है, वो है अम्बेडकर साहब। और ये आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं। सर, हु राइट द वंदे मातरम? वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी एंड जनगण मन वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये वही है जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, ये भी हमने बात कर ली है। ये है 26 नवंबर को बेटा, 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल, कुछ आर्टिकल हैं जो लागू हो गए थे, जो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं ये वाले, है ना। और बाकी 26 जनवरी को हुए थे। क्लियर? हाँ, ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाथी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में अपनाया गया, प्रतीक था। प्रतीक मतलब सिंबल। ठीक, मतलब है, एक सेकंड, यहाँ लिखा है एलिफेंट अडॉप्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिंबल। सर, बी एन राव सीए के संवैधानिक सलाहकार थे, पीछे मैंने बता दिया। बी एन राव वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। एच वी आर आयंगर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एस एन मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एस एन मुखर्जी संविधान के मुख्य प्रारूपकार हैं। और उसके बाद प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के सुलेखक हैं। सुलेखक मीन्स कैलियोग्राफर, मीन्स हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जिसने लिखा वो कौन थे? प्रेम बिहारी रायजादा वॉज द कैलियोग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज रिटन इन देहरादून। इट वॉज रिटन इन देहरादून। रिटन इन देहरादून, हैंड रिटन है हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन देहरादून। ठीक है। नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे, उन्होंने संविधान को सजाया, सुशोभित किया, ड्राफ्टिंग की, जियोमेट्री वर्क किया, कह सकते हो, डेकोरेट किया उसको। हिंदी वर्जन कैलीग्राफी जो थी वो वसंत कुमार व्यास जी ने लिखी है, वैद्य ने लिखी है, वसंत कुमार वैद्य। और नंदलाल बोस ने उसके अंदर क्या किया है? उसके अंदर डिजाइनिंग की है। ये आपका इसी के बारे में लिखा है जो मैंने अभी बताया था आपका टोटल। ये बेटा सोर्सेज हैं, है ना। सोर्सेज हमने अलग से भी दिए हैं, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आज के टॉपिक में दो चीजें थी। तो आप लोग एक काम करना, टाइम तो हमारा कंप्लीट हो गया, 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। ये वाला एक बार आप लोग ऐसे ही नजर मार लेना, कल मैं इसको समझा दूंगा। एक बार पढ़ लेना कि कहाँ से हमने क्या कॉपी किया है, फिर भी कल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ये वाले जो टॉपिक हैं। ठीक है, 5 मिनट में कल ये वाले एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट सेशन में कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से अपना ध्यान रखो, डेली का डेली रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करो। कल फिर कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा आज के वाले टॉपिक पे। क्लियर है? ये वाले सोर्सेज भी पढ़ लेना एक बार आप लोग। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।